प्यारे बच्चों, कल हमने देखा था कि गोली चालक की धारिता का जो सूत्र आया था वो ये आया था कि अगर कोई गोली चालक है जिसकी त्रिज्या r है तो इसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का सूत्र है 4πε0r। अब देखिए, अगर हम पृथ्वी को एक चालक मान लें, ठीक है, पृथ्वी को, तो उसकी धारिता कितनी होगी हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ भी हम लेते हैं। तो कुछ लोग गलती से इसकी जगह ये रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप इसको ऐसे रखेंगे, C = R/9 × 10⁻⁹। इसका मान है अगर R भी इतना ही मीटर हो जाए तो C1 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल टाइप का ले लीजिए आप इसको। एग्जाम्पल फॉर C = 1, अगर C1 चाहिए हमें 1 फैरेड, तो इसके लिए R कितना होना चाहिए? R = 9 × 10⁹ मीटर। और आप जानते हैं कि ये क्या है, ये कितना बड़ा नाप है। पृथ्वी अगर मैं कोई पृथ्वी ले लूँ चित्र, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर होती है, किलोमीटर। इसको अगर मैं मीटर में लिखूं तो 6.4 × 10⁵ मीटर, 6 कैसे 6400 तो हो गए मीटर, इसमें 1000 और कर देते हैं, किलोमीटर में इतने मीटर होते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो अर्थ की त्रिज्या इतनी होती है। तो आप देख रहे हैं अर्थ की त्रिज्या से भी बड़ी वैल्यू आई है। इसका मान है 1 फैरेड जो कैपेसिटी है SI यूनिट में। ऐसा लगता है एक ही फैरेड तो है, कोई बहुत ज़्यादा थोड़ा है, लेकिन 1 फैरेड का मीनिंग क्या होता है, ये यहाँ 1 फैरेड का एक अगर कोई गोली चालक है धारिता का, तो वो पृथ्वी से भी बड़ा होगा। तो क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि क्या ये संभव है कि 1 फैरेड का धारिता वाला कोई कंडक्टर हो। तो हम इसमें कहेंगे कि यह असंभव है, क्योंकि पृथ्वी पर पृथ्वी से बड़ा कोई ऑब्जेक्ट होना राउंड शेप में, तो इम्पॉसिबल है। तो आप इसको ऐसे करके कहेंगे असंभव है। इतनी बड़ी त्रिज्या का चालक संभव नहीं। ये जो 1 फैरेड, ये दो बातों को बताता है। एक तो क्या अर्थ में 1 फैरेड कैपेसिटी का चालक हो सकता है कि नहीं। दूसरा, 1 फैरेड एक बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है। तो ज़्यादातर जो कैपेसिटीज़ होती हैं कंडक्टर्स की, वो माइक्रो 1 × 10⁻⁻6 फैरेड, इसको हम 1 माइक्रो फैरेड भी कहते हैं। 1 × 10⁻12 फैरेड होगी, तो इसको हम 1 माइक्रो फैरेड या 1 पिको फैरेड, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। तो ये आप इसका जरा एक ध्यान रखिएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात ये आती है कि इसी प्रकार से क्या अलग अलग शेप के चालकों के लिए हम ये सूत्र निकालेंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारे पास केवल जो कोर्स में है वो गोली चालक की धारिता निकालना था, वो हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं इसमें संधारित्र, विद्युत संधारित्र। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर।
इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का जो रोल है वो है क्या कि हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का रोल क्या है कि हम कोई ऐसा पदार्थ लें जिसकी धारिता ज़्यादा हो, ताकि उसमें विद्युत ऊर्जा का हम उसको जो इकट्ठा करने का कार्य वो कर सकें। बहुत सारे सर्किट्स की नीड होती है कि उसमें कुछ देर तक विद्युत ऊर्जा संचित रहे, तो इस कार्य के लिए संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा के संचय के लिए कार्य उपयोग में लाई जाती है। यह विद्युत ऊर्जा को संचित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। होने को तो हर चालक में कुछ ना कुछ विद्युत धारिता होती है। वो विद्युत ऊर्जा को, जिसके पास धारिता है तो वो विद्युत ऊर्जा को संचित कर ही लेगा। लेकिन संधारित्र कुछ स्पेशल शेप्ड बॉडीज हैं, स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज हैं जिनका हम उपयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को संचित करने के लिए। इनकी जो धारिता है वो नॉर्मल चीज़ों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होती है। तो कैसे बनता है संधारित्र? व्हाट इज अ संधारित्र? ये बनाया कैसे जाता है? तो आइए इसी पर बात करते हैं। संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। तो संधारित्र का सिद्धांत तो हम कम शब्दों में लिख लेंगे, लेकिन अभी हम जो है पहले समझते हैं कि धारिता आखिर कैसे बढ़ती है। कोई भी चालक है, मैं अगर इसको कुछ आवेश देता हूँ, आवेश देते ही इसकी सतह पर कुछ विभव उत्पन्न हो जाता है, और जब विभव उत्पन्न हो जाता है तो इसकी धारिता भी निश्चित हो जाती है, C/Q/V। अब अगर मैं इसमें आवेश बढ़ाऊँ तो विभव भी बढ़ जाएगा, तो धारिता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चालक की धारिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए इसको समझिए। लेकिन इसके नज़दीक अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा चालक रख दिया, निरावेशित चालक, ये एक आवेशित चालक है, इसको तो आवेश दिया गया था, इस पर कोई आवेश नहीं था। और आप जानते हैं कि जैसे ही इसको हम आवेश देंगे इसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र में जब कोई चालक रखा जाता है तो उसमें आवेश का ध्रुवीकरण हो जाता है, क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस आवेश के आकर्षण के कारण इस साइड को आ जाएंगे और फलस्वरूप दूसरी साइड धन आवेश हो जाएगा। क्या केवल इतना ही होगा? ये कुछ और भी होगा। अब देखिए, इसने इसमें ऋण और धनावेश उत्पन्न किया, और इसने क्या किया, जब ये इस पर असर डालेगा तो ये भी तो कुछ ना कुछ करेगा। तो क्या करेगा, ये ऋण आवेश इसको ऋण विभव देगा, और ये धन आवेश इसको धन विभव देगा, क्योंकि ऋण आवेश के कारण नजदीक में ऋण विभव होता है और धन आवेश के कारण धन विभव होता है। विभव ऋण और धन होता है, लेकिन ऋण चूंकि नजदीक है और धन चूंकि दूर है, इसलिए इस पर ज्यादा आवेश ऋण का होगा। इस पर जो अभी विभव था, जब ये नहीं था, इस पर इसके खुद के आवेश के कारण विभव भी था। अब पास रख देने से और आवेश के विभाजन हो जाने से इसका जो, और मैंने कहा कि टोटल असर ऋण का ज्यादा होगा, तो इसका विभव जो है अब थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इसके ऋण के कारण कुछ हल्का सा इसके विभव में कमी आ जाएगी। मान लीजिए dV की कमी आ गई, और अब इसकी नई धारिता, अब धारिता चेंज हो जाएगी।
अब नई धारिता सी डैश अगर हो गई है तो क्योंकि आवेश तो इसमें अभी भी क्यू ही है, लेकिन इसके कारण अब इसका विभव V माइनस dV हो गया। और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, यानी कि भिन्न में यदि उसका हर बड़ा हो जाए तो उसका मान बढ़ जाता है। तो सी डैश जो है क्या हो जाएगा, सी डैश जो है सी से बड़ा हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि किसी चालक की धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम उसके समीप कोई एक निरावेशित चालक रखते हैं, और निरावेशित चालक रखते ही उस निरावेशित चालक में आवेश का विभाजन हो जाएगा, जिसे प्रेरण हम कहते हैं, और ये इसके विभव को कम कर देगा। अच्छा, अब एक दूसरा सीन लीजिए। अगर मैं इस निरावेशित चालक की ये वाली सतह को ग्राउंड कर दूं तो ये जो धनावेश है सब ग्राउंड को चला जाएगा, और इस प्रकार से धनावेश गायब हो गया। अब केवल ऋणावेश ही ऋणावेश रह गया। अभी तक इस पर इसके ऋणावेश का भी असर था, धनावेश का भी असर था, भले ही ऋण का ज्यादा था, पर अब तो ऋण ही ऋण है, तो अब और ज्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं कुछ गुना हो गया, x गुना हो गया पहले से, यहाँ x कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर, एक से बड़ा नंबर होगा। तो उस केस में जो धारिता C डबल डैश है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका माने अगर किसी चालक की धारिता को बढ़ाना है तो उसके समीप हम एक दूसरा चालक रख दें, तो उससे उसकी धारिता में एनहांसमेंट हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यही इसका सिद्धांत है। अब हम इसी को लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ये जो बातें अभी हमने बोली इसको अभी लिखना है कि किसी चालक की विद्युत धारिता को हम उसके समीप एक निरावेशित किसी चालक की विद्युत धारिता को हम उसके समीप एक निरावेशित चालक रखकर बढ़ा सकते हैं। यदि निरावेशित चालक की विपरीत सतह भूसंपर्कित हो, ग्राउंडेड अर्थ से जुड़ी हो, तो धारिता और भी बढ़ जाती है, धारिता और भी बढ़ जाती है। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि बढ़ेगी कैसे धारिता। अब इस प्रकार से अब हमारे पास ये अकेला चालक नहीं है, ये और ये मिला के जो दो चालकों का एक जो समूह है, इसी को ही संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र क्या है, दो चालकों से निर्मित एक ऐसा निकाय। संधारित्र क्या है का उत्तर, यह दो समीप रखे
चालकों से निर्मित निकाय है होता है जिसकी धारिता ऊंची होती है, और धारिता का सूत्र क्या है? C। देखिए धारिता बराबर हो गया Q बटे आवेश का विभवांतर, इसके और इसके बीच का, तो Q/V। जब चालक था तो चालक की धारिता में हम कहते थे चालक का आवेश या चालक का विभवांतर, लेकिन जब संधारित्र आ गया तो ये दो चालकों का विभवांतर हो जाएगा V। ये V विभवांतर है, विभवांतर। संधारित्र की धारिता में जो आवेश लेंगे वो पहले चालक का लेंगे और विभवांतर दोनों चालकों के मध्य का लेंगे। इस बात को आप अपने ध्यान में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। किसी संधारित्र की धारिता बराबर उसकी प्रथम प्लेट पर आवेश बट्टे उनकी दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो ये संधारित्र की धारिता का सूत्र है। नॉर्मल चालक की धारिता का भी सूत्र यही है, बस वहाँ पे ये विभवांतर ना होके विभव होता था। वैसे भी आप देखिए कि अकेले चालक को आप ऐसा मान लीजिए जैसे कि उसकी जो दूसरी प्लेट है वो अनंत पे रखी है, तो और अनंत और चालक के बीच का जो विभवांतर है वो विभव ही कहलाता है। तो इसका माने अकेला चालक ऐसा संधारित्र है जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पे है, और संधारित्र एक ऐसा निकाय है जिसकी प्लेटें आसपास हैं और उसकी धारिता ऊंची है, हाई है। हाई का माने अकेले के मुकाबले हाई, तो यहाँ पर हाई शब्द को भी समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से संधारित्र क्या है, संधारित्र कैसे बनता है, और ऐसा क्यों होता है कि संधारित्र में दो प्लेटें क्यों रखी जाती हैं, इसका मैंने उत्तर आपको बता दिया है, और इसकी धारिता कैसे निकाली जाएगी। अब हम एक स्पेशल इसमें केस करते हैं, समांतर पट्ट संधारित्र। समांतर संधारित्र बहुत प्रकार के होते हैं। समांतर पट्ट संधारित्र, समांतर पट्ट संधारित्र का माने क्या है? पट्ट माने प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें दो प्लेटें ऐसे बराबर आकार की एक दूसरे से अल्प दूरी पर बच्चों रखी होती हैं। इनके बीच की दूरी आप d ले लीजिए। मान लीजिए ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। फर्स्ट प्लेट इसको मान लेते हैं फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट। प्लेट एरिया जो है वो A है, प्लेट एरिया पट्ट का, प्लेट का एरिया। ये एक संधारित्र है जिसमें दो चालक नजदीक नजदीक रखे हैं। थोड़ा सा तुम इसको तुम एक किसकी तरह ले सकते हो, मोटी प्लेट ले सकते हो या एक शीट भी ले सकते हो। अगर आप शीट लेना चाहें तो शीट ले लीजिए, कभी शीट से भी काम बन जाएगा। अगर आप इसको प्लेट लेना चाहें तो आप इसको प्लेट भी ले सकते हैं। मान लिया हमने इसको आवेश दिया जिससे इसमें आवेश का, क्योंकि ये शीट में फैल जाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो मान लिया सिग्मा हो गया, और इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो माइनस सिग्मा है। ये कैसे होगा? मान लिया मैंने इसको धनावेश दिया, वो धन इसमें आ गया
और इसके धनावेश के कारण इसकी इस वाली प्लेट के अंदर सतह में ऋण और इधर वाली सतह में धन होगा और वो धन ग्राउंड को चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक संधारित्र है हमारा। या अगर आपको ये आवेश का पृष्ठ घनत्व तो ठीक नहीं लगता तो मान लिया इस पर क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। तो प्लेट 1 पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या हो जाएगा बच्चों? आवेश का पृष्ठ घनत्व हो जाएगा सिग्मा बराबर Q/A। तथा दूसरी पर सिग्मा जो है वो उस पर भी Q/A होगा, नेगेटिव होगा, माइनस सिग्मा। अच्छा, अब ये तो मैंने इसका त्रिविमीय चित्र बनाया, एक द्विविमीय चित्र भी बनाते हैं इसका। अब प्लेट अंदर को है, आपको दिख नहीं रही है, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है, इस पर माइनस सिग्मा है। तो आवेश कैसे दिखेगा देखिए, आवेश अंदर की तरफ होगा प्लेट के दोनों प्लेटों में, और इधर ऋण आवेश इस साइड होगा। और जब इस प्रकार का सीन होता है बच्चों तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धन से ऋण को जाएंगी। क्योंकि ये प्लेटें अत्यंत समीप होती हैं। तो बीच का जो विद्युत क्षेत्र है वो एकदम एक समान बनता है, केवल यहाँ पर थोड़ा किनारे पे है, क्योंकि किनारों के कारण थोड़ा सा घूम जाता है। तो यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र असमान होता है, यहाँ पर एकदम समान विद्युत क्षेत्र है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई बार कि संधारित्र की प्लेट में बीच में दो बिंदु दे देते हैं, ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर मान लीजिए सी दे दिया। कहा इन तीनों में से किस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी? बताइए, ए पर, बी पर और सी पर। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ये ए धन प्लेट के नज़दीक ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा होगा, बी पर थोड़ा कम होगा, सी पर और कम होगा। लेकिन अगर आप इसको देखिए, क्योंकि बीच में विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो जो विद्युत क्षेत्र ए पर होगा वही बी पर होगा, वही सी पर होगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए, संधारित्र की प्लेट के बीच में किनारों को छोड़ देते हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र बनता है। अब ये होगा कितना, ये विद्युत क्षेत्र होगा कितना, इस चित्र को भी बना लीजिए विद्युत क्षेत्र। ये तीसरा एक चित्र अलग से बना लीजिए, इसको थोड़ा सा अलग अलग कलर से, इसको जो लाइनें हैं इनको आप थोड़ा सा अलग, जैसे लाइनें एक कलर से और ये एक कलर से, तो थोड़ा सा आपको साफ साफ दिखेगा। इसी का एक तीसरा चित्र फिर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर सिग्मा है। अब आपको याद होगा हमने गॉस की प्रमेय में एक सीट वाला केस किया था। अगर किसी सीट में आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो उसके नज़दीक किसी r दूरी पर हो या कोई दूरी पर हो, विद्युत क्षेत्र जो है वो E बराबर होता है सिग्मा बट्टे 2ε0। तो ये जो धन सिग्मा है, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा इधर को, और होगा E बराबर सिग्मा बट्टे 2ε0। इसी को अब यहाँ इसी बिंदु पर ऋण आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा, पर ऋण आवेश के कारण उसी की ओर को होता है तो वो भी उधर ही को होगा, और वो भी इतना ही होगा सिग्मा बट्टे 2ε0। तो एज ए रिजल्ट इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E, वो हो जाएगा सिग्मा बट्टे 2ε0
प्लस सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने केस बताया भी है वहाँ पर, तो सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्योंकि सिग्मा क्यू अपॉन ए है, तो इसलिए ई बराबर हो जाएगा क्यू बट्टे ए एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है इस प्रकार से बच्चों इतना होता है, तो हम ये लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जब विद्युत क्षेत्र पता है बच्चों तो इन दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि d है, यहाँ से यहाँ तक d दूरी ले रखी है हमने ये, तो विभवांतर कितना हो जाएगा प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर एक समान विद्युत क्षेत्र अगर है तो विभवांतर का सूत्र ये होता है V बराबर ई डी। ये कहाँ से आया आपको याद होगा, E बराबर माइनस डी वी बट्टे डी आर वाला था, तो डी आर को मैं अगर इधर ले जाऊं तो ई डी आर बराबर डी वी, माइनस तो छोड़ दो, तो डी वी विभवांतर बराबर ई डी आर, तो विभवांतर बराबर ई डी आर की जगह डी है, तो इस सूत्र का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो इससे क्या आ गया, ई यह है क्यू बट्टे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखिए मुझे संधारित्र की धारिता निकालने की स्थिति में हम आ गए हैं। धारिता संधारित्र की धारिता, अब धारिता C बराबर प्लेट पर आवेश, पहली प्लेट पर आवेश बट्टे इनके बीच का विभवांतर, यही सूत्र बताया था अभी, तो विभवांतर में ये लिख देते हैं Q D बट्टे ए एप्सिलॉन नॉट, तो कुछ कट जाएगा तो C बराबर क्या आ गया बच्चों, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये धारिता का, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। एक अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे की बात, तब तक के लिए आप इसको समझ लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।